हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। इनफैक्ट आज हम आइडियल गैस के प्रेशर के लिए इक्वेशन या फार्मूला डिराइव करेंगे एंड दिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आइडियल गैस इसलिए कह रहे हैं कि आइडियल गैस पर ही अप्लाई होती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और इस थ्योरी के मुताबिक किसी गैस का प्रेशर इसलिए होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं। जिस कंटेनर में गैस होती है, मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं और इन्हीं कोलिजन्स की वजह से गैस का प्रेशर होता है। तो आइए फिर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आइडियल गैस एक क्यूबिक शेप के कंटेनर में मौजूद है। एक प्योर गैस है, आई मीन इट इज़ नॉट द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी नाइट्रोजन, बट इट कैन नॉट बी एयर, क्योंकि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक प्योर गैस के लिए कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक क्यूबिक शेप का कंटेनर है और इस कंटेनर की हर साइड की लेंथ है एल, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तीनों मेजरमेंट्स इक्वल हैं और लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यू है एल। हम इस डेरिवेशन को करने के लिए कुछ बेसिक अजम्पशन कायम करेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं कि इस कंटेनर में मॉलिक्यूलों की कुल तादाद कैपिटल N है। सपोज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कैपिटल N। और सपोज कर लेते हैं कि हर मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है। स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जबकि लेंथ ऑफ कंटेनर आपके सामने डायग्राम में मौजूद है। आप इससे वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू वेड्थ इंटू हाइट। उससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकेंगे। इफ L is the length of each side of the container, then volume of the gas is equal to L into L into L equals to L cube. L cube is the volume of the gas. और mass of the gas हो गया, mass of the gas हो गया, and mass of the gas is equal to m into n। वो कैसे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m और मॉलिक्यूल्स की कुल तादाद है कैपिटल N, इसलिए सारे मॉलिक्यूलों का मास हो गया m into n, और सारे मॉलिक्यूलों के मास का मतलब है मास ऑफ द गैस। तो लिहाजा दो चीज़ें आपके इल्म में आ गई हैं कि गैस का टोटल मास कितना है और गैस का टोटल वॉल्यूम कितना है। ज़रूरत पड़ने पर आप गैस की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकेंगे। अब भाई देखिए, डायग्राम में आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं और ये मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स गैस के रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, साथ साथ इनकी वेलोसिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने से डायरेक्शन उनकी चेंज होती रहती है, स्पीड चेंज होती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि तमाम के तमाम कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं,
यानी मॉलिक्यूलों के आपस में जो कोलिजन्स हैं वो भी इलास्टिक होते हैं, और मॉलिक्यूलों के कंटेनर की वॉल्स के साथ जो कोलिजन होते हैं वो भी इलास्टिक होते हैं। लेकिन गैस का प्रेशर होता है सिर्फ उन कोलिजन्स की वजह से जो कि मॉलिक्यूलों के कंटेनर की वॉल्स के साथ होते हैं। मॉलिक्यूलों के आपस में टकराने से गैस के प्रेशर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा स्टूडेंट, जिसके मुताबिक किसी भी गैस का प्रेशर हर तरफ बराबर होता है, हर डायरेक्शन में सेम होता है पास्कल्स लॉ के मुताबिक। लिहाजा अगर आपसे ये सवाल किया जाए, पूछा जाए कि इस कंटेनर की जो 6 की 6 वॉल्स हैं, 6 सरफेसेस हैं, 4 जो है वो साइड वॉल्स हो गई, एक टॉप एक बॉटम, तो 6 सरफेसेस पर क्या प्रेशर अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ? जी नहीं, बल्कि हर वॉल पर प्रेशर सेम होगा। लिहाजा आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप 6 वॉल में से कौन सी वॉल पर प्रेशर का फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाली वॉल, लेफ़्ट साइड वाली वॉल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं कि इस वॉल पर हम गैस का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ये सरफेस है जी YZ प्लेन, क्योंकि ये Y एक्सिस और Z एक्सिस से मिलकर बनी है तो आप इसे YZ प्लेन कह सकते हैं। इस YZ प्लेन से मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे और उनके टकराने से गैस का प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। हम वो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये बात आपके सामने आ जाएगी। सपोज़ कर लेते हैं कि ये वाली वॉल का एक व्यू ये भी है, यही वाली वॉल है ये, लेकिन आप इस व्यू में क्या देख रहे हैं? इस वॉल को आप इधर से देख रहे हैं। आपको वॉल की ये साइड, ये सरफेस यहाँ तो नज़र आ रही है, यहाँ नज़र नहीं आ रही है। आप समझ गए होंगे, यानी कि इधर सरफेस मौजूद है ये वाली। हम सपोज़ कर लेते हैं कि सरफेस का एरिया है ए इज़ द एरिया ऑफ दिस सरफेस, और ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, एरिया ऑफ ईच वॉल equal to length into breadth equals to L square. L square is the area of each wall. और एक मॉलिक्यूल को हम इमेजिन करते हैं कि अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल अगर टकराएगा इस वॉल से तो वो कितनी फोर्स लगाएगा। तो उसके लिए हम इस वक्त सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, और ये है सपोज़ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की डायरेक्शन। मॉलिक्यूल हिट करेगा वॉल से, और जिस एंगल पर हिट करेगा उसी एंगल पर ये बाउंस बैक हो जाएगा। लिहाजा ये मॉलिक्यूल वापस चला गया। ख्याल रखिएगा, कोलिजन इलास्टिक है, स्पीड नहीं बदलेगी इस केस में। ऑब्वियसली वेलोसिटी तो चेंज हो गई ना, बिकॉज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो लिहाजा वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो चेंज हो गई, लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड नहीं बदली। अगर हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाएं तो इस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, और वो 3 कंपोनेंट मैं इस डायग्राम में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, 2 कंपोनेंट तो हो गए Vy और -Vx। Vy और -Vx, नो नीड टू शो वेक्टर्स। Vy और Vx ये 2 कंपोनेंट्स आपने शो कर दिए। या तीसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली आउटवर्ड होगा, क्योंकि जो कंटेनर है इसका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। चूँकि ये डायग्राम 3 डायमेंशनल है तो इसमें तो ये z एक्सिस आप शो कर सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम है 2 डायमेंशनल, क्योंकि सरफेस इसमें यूँ है। लिहाजा इसमें x हो गया, y हो गया, तो z बाहर की तरफ होगा। वो हम शो नहीं कर सकते डायग्राम में। आप इमेजिन कर लें कि एक कंपोनेंट VZ भी इसका होगा।
जब ये मॉलिक्यूल टकरा के वापस गया है तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ये हो गए, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ये हो गए हैं, इसे ये हो गया जी Vx और ये हो गया Vy और Vz आपकी तरफ है। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे -Vx क्यों कहा और यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया। वजह बहुत ही सिंपल सी है, आप लोग समझ भी गए होंगे वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो लिहाजा x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन कोलिजन के बाद इस कंपोनेंट ने डायरेक्शन चेंज कर ली, नाउ इट इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, तो ये Vx हो गया। जबकि y कंपोनेंट पहले भी अपवर्ड था, अब भी अपवर्ड है, यानी y कंपोनेंट पॉजिटिव y एक्सिस पर ही है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। इसी तरह से z कंपोनेंट कोलिजन से पहले भी बाहर की तरफ होगा और कोलिजन के बाद भी आउटवर्ड ही होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब इस मॉलिक्यूल ने हिट किया इस वॉल को, YZ प्लेन को जब हिट किया इस मॉलिक्यूल ने, तो क्या उसकी पूरी वेलोसिटी उस वॉल पर फोर्स लगाएगी? यही बात जानने के लिए हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं। और सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ x कंपोनेंट ही ऐसा है कि जो इस वॉल पर प्रेशर लगा सकता है, क्योंकि ये वॉल यूँ है और x कंपोनेंट इस तरह से हिट कर रहा है, लिहाजा वेलोसिटी का x कंपोनेंट इस वाली वॉल पर फोर्स लगाएगा। y कंपोनेंट अपवर्ड की तरफ अपवर्ड है, उससे मॉलिक्यूल ऊपर मूव करेगा, वॉल पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। z कंपोनेंट आउटवर्ड है और बहुत मुमकिन है इनवर्ड भी हो, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि इस वेलोसिटी की ओरिएंटेशन कैसे है। अगर ये वेलोसिटी यूँ बाहर की तरफ है थोड़ी सी तो z कंपोनेंट बाहर की तरफ होगा, और अगर ये वेलोसिटी का वेक्टर यूँ है तो अंदर की तरफ होगा। कहने का मकसद ये है कि z कंपोनेंट आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, वो इस वॉल पर फोर्स नहीं लगाएगा। लिहाजा एक बात फाइनलाइज हो गई कि इस वॉल पर या इस सरफेस पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही फोर्स लगाएगा। लिहाजा हम सबसे पहले ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि इसलिए कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो हमें पता है, हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। पहले एक मॉलिक्यूल की फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, फोर्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम। आपको पता ही है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। The rate of change of momentum is equal to the force. किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। लिहाजा ये जो मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा इस सरफेस पर, वो हम इस मॉलिक्यूल के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए पहले कैलकुलेट करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। For one molecule, along x-axis, initial momentum, मतलब momentum before collision is m into minus vx. This is minus mvx. Final momentum यानी कि momentum after collision is equal to mvx. फिर change of momentum का change calculate कर लेते हैं। Final momentum minus initial momentum, and it comes out to be mvx plus mvx minus minus plus 2 mvx is the
चेंज ऑफ मोमेंटम। हम इसे यहाँ पर फिलहाल रोकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये एक मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमें पता लगाना होगा हाउ मच टाइम अ सिंगल मॉलिक्यूल टेक्स टू मेक वन कोलिजन, यानी एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन करने के लिए कितना टाइम लेता है। इस बात पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। सपोज़ करते हैं कि आप इस कंटेनर का ये वाला व्यू देख रहे हैं, सिर्फ फ्रंट से देख रहे हैं आप। इस कंटेनर को जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको सिर्फ फ्रंट सरफेस नज़र आएगी। फ्रंट से यानी आप बिल्कुल इसके सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये फ्रंट सरफेस नज़र आएगी। आप इमेजिन करेंगे इस फ्रंट सरफेस के बिल्कुल सामने बैक पर ऐसा एक सरफेस मौजूद है। एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, एक सरफेस टॉप पर है, एक सरफेस बॉटम पर है। ये सूरत हाल है, यानी ये भी एक मुकम्मल कंटेनर है। अगर हम ये सोचें, इमेजिन करें कि ये मॉलिक्यूल इस वाली वॉल से टकराकर किस तरह मूव करेगा। ऑब्वियसली एग्जैक्टली इसका जो ट्रैक है वो तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा ये सब काम जो हो रहा है इट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर इमेजिनेशन, कि एक मॉलिक्यूल एक वॉल से टकरा कर, ये बात होता है कि सीधा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इस कंटेनर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, देयर आर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल इन इट। लिहाजा कुछ इस तरह के मूवमेंट को आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से हिट करेगा, वॉल से हिट करने के बाद ये मॉलिक्यूल यूँ जाएगा, फिर हो सकता है यूँ चला जाए, फिर हो सकता है यूँ जाए, फिर हो सकता है वॉल से टकरा जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल जगह जगह दूसरे मॉलिक्यूलों से कोलाइड कर रहा होगा। फिर उस सरफेस से टकराने के बाद, टॉप सरफेस से टकराने के बाद मॉलिक्यूल कोई और रास्ते से अपना सफ़र जारी रखेगा। ये मैं ऐसे अटेंडम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल इसी तरह से मूव करेगा, कोई और तरह का रास्ता भी हो सकता है। अब ये पहुँच गया सामने वाली वॉल पे, और यूँ ही जनाब इस तरह से ये टकराते टकराते मॉलिक्यूल बहुत मुमकिन है कि वापस आके यहीं पर दोबारा टकरा जाए। ये मॉलिक्यूल की वापसी का प्रोबेबल रास्ता है, सपोज़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का इसका ट्रैक बन रहा होगा मॉलिक्यूल का। इसी तरह का, इसी अंदाज का हर मॉलिक्यूल का ट्रैक डिफरेंट होगा, और जगह जगह कोलिजन्स की वजह से मॉलिक्यूल की पॉइंट टू पॉइंट स्पीड भी चेंज हो रही होगी। अब जनाब ये मॉलिक्यूल वापस आके टकराता है। अगर आपसे हम ये सवाल पूछें कि बताइए एक मॉलिक्यूल इस लेफ़्ट साइड वाली वॉल से टकराने के बाद दोबारा जब टकराएगा तो ये कितना टाइम लेगा। ऑब्वियसली आपको इसका हिसाब लगाना पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी एक के बाद दूसरा कोलिजन होता है तो उसमें कितना वक्त लग जाता है। और ये हम इस बेस पर कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिक्यूल लेफ़्ट वाली वॉल से टकरा के घूम के दोबारा जब आएगा तो ये जाने और आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम कंसीडर करेंगे टाइम ऑफ वन कोलिजन। तो बार बार मॉलिक्यूल आएगा। ख्याल रखिएगा कि हर मरतबा मॉलिक्यूल सेम टाइम के बाद तो वापस आएगा नहीं, एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है। यही मॉलिक्यूल अगर बार बार जाए वापस आए तो हर मरतबा टाइम तो सेम होगा नहीं। एक ऑन दी एवरेज बात कर रहे हैं, एवरेज के तौर पर बात कर रहे हैं। और ये भी कि ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल टकराने के बाद सीधा वापस लेफ़्ट वाली वॉल पर पहुंच ही जाए, हो सकता है बीच में कहीं टकरा कहीं और निकल जाए, ये भी पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल टकराने के बाद वापस गया और अभी पूरा राउंड कर नहीं पाया, वापस आ गया। तो सारी सिचुएशन की एक एवरेज सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है इस बेस पर कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से टकरा के दोबारा वापस आया तो इसकी जो मूवमेंट है वो कौन से एक्सिस पर है। तो जो बच्चे इस सूरत हाल को
जो स्टूडेंट्स इस सूरत हाल को सही तौर पे इमेजिन कर रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पर मूव कर रहा है। यानी मॉलिक्यूल ऐसे भी जा रहा है, मुमकिन है आउटवर्ड भी जा रहा हो, इनवर्ड भी आ रहा हो, अपवर्ड भी जा रहा हो। यानी एक्स, वाई, जेड तीनों तरफ इसकी मूवमेंट है। लेकिन अगर सवाल ये किया जाए कि अलोंग एक्स एक्सिस जो मूवमेंट है मॉलिक्यूलों की, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो एट द सेम टाइम एक्स एक्सिस पर भी शिफ्ट हो रहा है रफ्ता रफ्ता, वाई एक्सिस पर भी शिफ्ट हो रहा है इस डायग्राम के मुताबिक, और जेड एक्सिस पर भी शिफ्ट हो रहा होगा, वो इस डायग्राम में विजिबल नहीं है। सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहा होगा वो कौन सी वेलोसिटी से, कौन सी स्पीड से शिफ्ट हो रहा होगा। बात जाहिर है कि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक्स एक्सिस पर मूवमेंट हो रही है एक्स कंपोनेंट की वजह से, वाई एक्सिस पर अगर शिफ्ट हो रहा है मॉलिक्यूल तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से मूव कर रहा है, और जेड एक्सिस पर अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी के जेड कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब काम हमारा हो गया आसान। इनके बाद सिर्फ इतनी रह गई कि जब मॉलिक्यूल यहाँ टकरा के दोबारा टकराएगा तो एक्स एक्सिस पर वो किस स्पीड से मूव कर रहा होगा। जवाब मिल गया वी एक्स। ख्याल रखें स्पीड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम, और टाइम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस फार्मूले से S = VT। ये अस्यूम करके कि एवरेज स्पीड कांस्टेंट है। सॉरी, हम इस फार्मूले से टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, T = S/V। यानी टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। डिस्टेंस कितना कवर करेगा मॉलिक्यूल एक कोलिजन परफॉर्म करने के लिए, और किस स्पीड से कवर करेगा। क्योंकि स्पीड वेक्टर तो है नहीं, लिहाजा मॉलिक्यूल राइट पे जाएगा तो भी स्पीड Vx है, लेफ़्ट पर आएगा तो भी स्पीड Vx है। क्योंकि टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम में स्पीड की ज़रूरत है, वेलोसिटी की नहीं, बिकॉज टाइम इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। जी, तो ये बताइए कि मॉलिक्यूल जब यहाँ टकरा के वापस आया तो कितना डिस्टेंस उसने एक्स एक्सिस पर कवर कर लिया। मेरा ख्याल है ये तो बात आप समझ ही गए होंगे, आसान बात है। मॉलिक्यूल इस वॉल से इस वॉल पे जाएगा तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर हुआ L। देखिए यूँ ऊपर गया, नीचे आया, सब छोड़ दें आप, सिर्फ राइट पर जो गया तो राइट पर जो उसने शिफ्ट हुआ है तो एक्स एक्सिस पर जाते हुए फासला L कवर करेगा, और वापस आते हुए भी एक्स एक्सिस पर शिफ्ट होने के दौरान इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। यानी फॉर ईच मॉलिक्यूल अ मॉलिक्यूल हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2L, और ये डिस्टेंस 2L कवर होता है स्पीड Vx से। नाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम। For each collision, a molecule has to cover a distance 2L along x-axis. Therefore, time taken by one collision is given by S = Vt, T = S/V, and T is equal to 2L/Vx, where Vx is the speed of molecule along x-axis, along x-axis।
तो यूँ जनाब टाइम हम कैलकुलेट करने में कामयाब हुए हर कोलिजन के लिए, और हर कोलिजन में मोमेंटम चेंज हुआ है 2mvx। तो लिहाजा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Hence, force exerted by one molecule on the wall on YZ plane will be F equals to rate of change of momentum or F equals to change of momentum divided by time. For one collision, change of momentum is 2mvx and time is vx upon what it was? It was t is equal to s upon v. S is equal to vt and t is equal to s upon v, 2l upon vx. Yes, it was 2l upon vx. 2l upon vx, or F equals to 2mvx multiplied by vx upon 2l. डिनोमिनेटर से ये फ्रैक्शन ऊपर गया तो इन्वर्ट हो गया, 2 cancels out and force equals to m vx square upon l. ये आगे जनाब एक मॉलिक्यूल की इस वॉल पर फोर्स, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस इज द फोर्स exerted by one molecule. ये वो फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट करता है लेफ्ट साइड वाली वॉल पे। स्टूडेंट्स ज़रा इस फार्मूले पे गौर कीजिए और फैसला कीजिए, क्या इस YZ प्लेन से कोलाइड करने वाले हर मॉलिक्यूल की फोर्स इक्वल होगी? ये फैसला कैसे करेंगे आप? ये फैसला आप करेंगे इस फार्मूले की बेस, इस रिलेशन की बेस पे। अगर आप समझते हैं कि हर मॉलिक्यूल के लिए m भी सेम होगा, Vx भी सेम होगा, L भी सेम होगा, तो फिर आप कहेंगे फोर्स हर मॉलिक्यूल की इक्वल होगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सेम नहीं होगी। हर मॉलिक्यूल का मास इक्वल है क्योंकि ये प्योर गैस है, लेंथ ऑफ कंटेनर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये तो सेम हो गए। मगर ऑब्वियसली हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि जब मॉलिक्यूल हिट करेंगे इस वॉल से, किसी की हिट करते वक्त स्पीड कम होगी, किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी का हिट करते वक्त एंगल कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा। और बाय द वे हिट करते वक्त एंगल से ताल्लुक़ है एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का। लिहाजा तय पाया कि हर मॉलिक्यूल की फोर्स इक्वल नहीं होगी। तो ऐसा सपोज़ कर लेते हैं कि जितने सारे मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल की सब की वेलोसिटी अलग अलग है, यानी v1, v2, v3 और आखिरी मॉलिक्यूल तक, आखिरी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vn है। तो जिस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 हम कह रहे हैं, उस वेलोसिटी की, उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा v1x। लिहाजा उस मॉलिक्यूल की फोर्स हो जाएगी m v1x स्क्वायर।
दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v2 होगी, लिहाजा उस दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स होगी mv2x² L। इसी तरह से हम सारे मॉलिक्यूलों की फोर्स अलग अलग कैलकुलेट करके उस सबको सिंपली ऐड कर देंगे। बाय द वे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को आप सिंपली ऐड सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं जब तमाम के तमाम वेक्टर्स एक ही एक्सिस पे हों, और यहाँ पर सारे मॉलिक्यूलों की फोर्स एक्स एक्सिस पर है, लिहाजा तमाम मॉलिक्यूलों की फोर्स आप सिंपली ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ v1 v2 v3 vn are the velocities of individual molecules, then total force exerted by all the molecules will be, सारे मॉलिक्यूलों की टोटल फोर्स ये होगी F इज इक्वल टू m v1x² L प्लस m v2x² L प्लस vnx² L। m/L हम इसमें से पुल कर लेते हैं, v1x² प्लस सिंप्लीफाई भी तो करना होता है ना फार्मूले को। कोई भी आप जब रिलेशन डिराइव करते हैं तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसे मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हासिल किया जाए, ताकि वो इजी टू राइट और इजी टू रिमेंबर भी हो और इजी टू यूज़ भी हो, यानी वो यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सारे मॉलिक्यूलों की टोटल फोर्स आपके सामने मौजूद है। हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इतनी लंबी एक्सप्रेशन ये यहाँ मौजूद है ब्रैकेट में, इतनी लंबी एक्सप्रेशंस, इस लंबे से समेशन को आप एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे एवरेज में कन्वर्ट कर लें तो एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ये टर्म्स हैं 1 से लेकर n तक टर्म्स हैं, तो कैपिटल N से इसको डिवाइड कर दीजिए, बन जाएगा एवरेज। लेकिन ऑब्वियसली आपको मैथमेटिक्स के रूल्स को तो फॉलो करना ही होगा, तो कैपिटल N से डिवाइड तो बेशक करें आप, लेकिन आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल N ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कैपिटल N से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वी get this, F equals to m capital N over L into v1x² plus v2x² plus plus vnx² divided by capital N। और ये बन गया जनाब ब्रैकेट में एवरेज, ब्रैकेट में बन गया है एवरेज vx² बार। किस चीज़ का एवरेज है ये है जी वेलोसिटीज़ के x कंपोनेंट्स के स्क्वायर का एवरेज। ये वेलोसिटी का एवरेज नहीं है, वेलोसिटी के x कंपोनेंट का एवरेज नहीं है, ये वेलोसिटी के x कंपोनेंट्स के स्क्वायर का एवरेज है। और एवरेज को हम ये बार का निशान लगाकर डिनोट करते हैं। अब ये सारे मॉलिक्यूलों की YZ प्लेन पर टोटल फोर्स आ चुकी है, लिहाजा अब आप उस YZ प्लेन पर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। हैंस प्रेशर ऑफ गैस ऑन YZ प्लेन विल बी, YZ प्लेन पर प्रेशर ये होगा P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं, mn over L into Vx²
bar divided by area of wall is L square। और थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको हासिल होता है P इज इक्वल टू mn अपॉन L इंटू Vx स्क्वायर बार मल्टीप्लाई बाई 1/L स्क्वायर। और फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा P इज इक्वल टू mn अपॉन L क्यूब इंटू Vx स्क्वायर बार। और ज़रा गौर तो करें कि mn अपॉन L क्यूब क्या चीज़ है। mn is the mass of the gas, mn is the mass of the gas and L cube is the volume of the gas। देखा आपने खुद ब खुद चीज़ें कैसे शेप अप हो जाती हैं। आपको शुरू में बता चुके हैं कि स्मॉल m इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कैपिटल N इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मास ऑफ द गैस बन गया और ये है वॉल्यूम। और ये बन गया जनाब डेंसिटी ऑफ द गैस। और डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर रो से। लीजिए जनाब ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, लिहाजा ये प्रेशर का फार्मूला थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर above equation reduces to P equals to rho Vx square bar। Let's say this is equation number 1। तो इसमें ज़रा गौर करते हैं कि क्या हम इस फार्मूले पर बात ख़त्म कर दें, यानी क्या हम इस रिलेशन से गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर भी पाएंगे? नहीं। इक्वेशन तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है बेशक, बट दिस इज़ नॉट यूजेबल। क्यों? क्योंकि इसमें है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नहीं है, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको हर मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी चाहिए होगी, और हर मॉलिक्यूल का हिट करते वक्त एंगल क्या बन रहा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये पॉसिबल है? हम मॉलिक्यूलों को देख नहीं सकते, अलग अलग हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कैसे बता सकते हैं, या हर मॉलिक्यूल का अलग अलग एंगल हम नहीं बता सकते, कैसे बताएं? इसलिए हमें थोड़ा सा और वर्क करना है, यानी इस इक्वेशन को एक यूजेबल शेप में लेके आना है, काबिल इस्तेमाल शक्ल में लाना है। उसके लिए हम थोड़ा सा वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वेक्टर्स का इस्तेमाल ये है कि आप किसी भी वेक्टर को 3 कंपोनेंट की शक्ल में लिख सकते हैं ना। तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं v equals to Vx I hat plus Vy j hat plus Vz k hat। तो Vx, Vy और Vz ये 3 कंपोनेंट्स हैं इस वेलोसिटी के वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसको। और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। सो इट विल बी v इक्वल्स टू रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, या स्क्वायरिंग कर दे तो रूट हट जाता है। और अगर मैं यहाँ पर बार लगा दूँ, यानी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी लिखूँ, तो फिर हर तरफ इन पर भी एवरेज आ जाएगा, यानी Vx स्क्वायर बार प्लस Vy स्क्वायर बार प्लस Vz स्क्वायर बार।
अब एक और छोटी सी बात पे गौर करेंगे इसमें से इक्वेशन की। आपको पता है कि ये जो प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है वो कंटेनर की इधर वाली वॉल पे कैलकुलेट किया है। डायग्राम मिटा दी मैंने, कुछ जहन में होगा आपके। अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करते कंटेनर की टॉप वाली वॉल पर, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे इस वाली वॉल पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट फोर्स एक्सर्ट करता है, तो टॉप वाली सरफेस पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वेलोसिटी का z कंपोनेंट फोर्स लगाएगा इस वाली सरफेस पर, यानी z एक्सिस पर जो सरफेस आ रही है। याद रखिएगा, उससे फार्मूले में की शक्ल में चेंज आएगा, लेकिन प्रेशर की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिमेंबर पास्कल्स लॉ, गैस का प्रेशर हर तरफ इक्वल होता है, लिहाजा y एक्सिस पर जो वॉल है उस पर प्रेशर होगा रो वी वाई स्क्वायर बार, और z एक्सिस पर जो वॉल है उस पर प्रेशर होगा रो वी जेड स्क्वायर बार। तीनों प्रेशर्स इक्वल होंगे, ये हम लिख सकते हैं। बट pressure of the gas will be equal on each wall of the container therefore rho Vx square bar equals to rho Vy square bar equals to rho Vz square bar। रो को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, Vx स्क्वायर बार इक्वल्स टू Vy स्क्वायर बार इक्वल्स टू Vz स्क्वायर बार। यानी कि तीनों वैल्यूज़ हैं इक्वल, इसलिए आप इस इक्वेशन में Vy स्क्वायर बार की जगह भी Vx स्क्वायर बार लिख सकते हैं, क्योंकि Vy स्क्वायर बार और Vz स्क्वायर बार दोनों Vx स्क्वायर बार के इक्वल है। यहाँ भी Vx स्क्वायर बार आ जाएगा, यहाँ भी Vx स्क्वायर बार आ जाएगा, और इस तरह से ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें चेंज आ जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी। Hence replace Vy square bar and Vz square bar by Vx square bar in above equation। ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में Vy स्क्वायर बार और Vz स्क्वायर बार को Vx स्क्वायर बार से रिप्लेस कर दें, तो we get what? We get V square bar equals to Vx square bar plus Vx square bar plus Vx square bar, और V square bar equals to 3Vx square bar, और Vx square bar equals to Vy square bar upon 3. Put this value in equation 1. Put this value in equation 1. इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें। वो अभी कुछ देर पहले जो इक्वेशन नंबर 1 हमने हासिल की थी, तो उसमें ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 ये थी जी, P इज इक्वल टू रो Vx स्क्वायर बार, तो लिहाजा इस इक्वेशन में Vx स्क्वायर बार की जगह ये आ गया V स्क्वायर बार अपॉन 3 एंड P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार। तो स्टूडेंट्स, ये वो रिलेशन है जो आज की इस क्लास में हम हासिल करना चाहते थे। हम V स्क्वायर बार को कहते हैं एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, वेयर V स्क्वायर बार इज द एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, average square velocity, and its square root
अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो उसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्योंकि हमारा वास्ता इससे पड़ेगा इसलिए इसका तस्करा मैं कर देता हूँ। स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, that is VRMS equals to root V square bar। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।